नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले पर कहा है कि भारत बार बार पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन दुनिया हमारी बात नहीं मान रही है। उन्होंने कहा है कि हम छाती पीट पीट कर पाकिस्तान को दोषी बताते हैं, मगर यूएन और अमेरिका भी हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। अय्यर का यह बयान मोदी सरकार के उस कदम के बाद आया है जिसमें 7 डेलीगेशंस को 33 देशों में भेजा गया था ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके, लेकिन नतीजा अब 0 तक नजर आ रहा है। विपक्ष का यह बयान सरकार की कूटनीति पर सीधा सवाल बनकर उभरा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अखल जारी है, जिसमें अब तक 6 आतंकियों को मार गिराया है। यह अभियान प्रतिबंधित संगठन TRF के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस ऑपरेशन में 1 जवान भी घायल हुआ है। यह कार्रवाई ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति के बाद सबसे बड़ा आतंकी विरोधी कदम बताया जा रहा है। सेना का यह कहना है कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक क्षेत्र पूरी तरह से आतंकियों से मुक्त नहीं हो जाता। कश्मीर में स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका में भारतीय मूल का एक बुजुर्ग परिवार रहस्यमय तरीकों से लापता हो गया है। ये सभी 80 साल से ज़्यादा उम्र के थे और न्यूयॉर्क से वेस्ट वर्जीनिया स्थित एक आध्यात्मिक स्थल जा रहे थे। आखिरी बार 29 जुलाई को उन्हें बर्गर किंग रेस्टोरेंट में देखा गया था। पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है और अब हेलीकॉप्टर की मदद से तलाशी अभियान चल रहा है। अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे चिंता और गहराती जा रही है। परिवार के गुमशुदा होने से अमेरिकी और भारतीय समुदाय में सनसनी फैला दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर कनाडा के बिजनेसमैन किर्क लुबिमोव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस कदम को भू राजनीतिक दृष्टि से गलत बताया है और कहा है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है। सोशल मीडिया पर ट्रंप की आलोचना करते हुए लुबिमोव ने चेतावनी दी है कि भारत को इस तरह दबाना अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला व्यापारिक दबाव की रणनीति है, लेकिन इसके परिणाम वैश्विक रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। गाजा में आम लोग भूखे हैं, लेकिन हमास के लड़ाके ऐशो आराम कर रहे हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक तस्वीर जारी करी है जिसमें हमास की बंदी इजरायली की हालत खराब है, जबकि लड़ाके स्वस्थ और हंसते हुए दिख रहे हैं। गाजा के लोगों को खाना और पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं विद्रोही दलों की ऐशो आराम वाली तस्वीर सामने आ रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा रहा है कि कैसे आम नागरिकों की स्थिति बद से बदतर हो रही है, जबकि आतंकी समूह फल फूल रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स को गाजा में बड़ी सफलता मिली है। हमास के डिप्टी कमांडर सलाह अल-उद्दीन ज़ारा को मार गिराया है। वह सलाह अल-फुरकान बटालियन का डिप्टी कमांडर था और पहले लड़ाकू सहायता कंपनी का नेतृत्व भी कर चुका है। उस पर इजरायली सेना और नागरिकों पर हमले के कई आरोप थे। IDF के अनुसार वह पिछले हफ्ते एक एयर स्ट्राइक में मारा गया है। इस कार्रवाई को हमास के खिलाफ बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा है। इजराइल गाजा युद्ध के बीच यह ताज़ा घटना दोनों पक्षों के बीच तनाव और जवाबी कार्रवाई की आशंका को और बढ़ा सकती है। रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके तुरंत बाद 450 साल से शांत पड़ा क्रेशनिनिकोव ज्वालामुखी फट पड़ा। इसके बाद क्लूचेव्स्कोय ज्वालामुखी भी सक्रिय हो गया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राख का गुबार 6000 मीटर तक आसमान में गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्रेशनिनिकोव आखिरी बार 1550 में फटा था। इस धमाके के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। यह घटनाक्रम रूस और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु और भौगोलिक अस्थिरता की नई चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा भारी बारिश और मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्धारित समय से 1 हफ्ता पहले रोक दी गई है। अंतिम दिन 6000 श्रद्धालुओं ने पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन किए। कुल मिलाकर 4,14,000 लोगों ने यात्रा की, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 5,10,000 लोगों से अधिक थी। अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया। खराब मौसम के चलते रास्तों की मरम्मत भी जरूरी हो गई थी। अमरनाथ यात्रा धार्मिक आस्था और प्राकृतिक कठिनाइयों के बीच हर वर्ष श्रद्धालुओं के धैर्य और विश्वास की परीक्षा बनकर सामने आती है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि उन्हें बिना दोष की प्रताड़ित किया गया है। भोपाल में स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमला इस बात का उदाहरण है कि आतंकवाद का कोई न कोई धर्म होता है। साध्वी ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें जांच के दौरान जबरन झूठ स्वीकारने का दबाव डाला गया था। कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आतंकवाद को धर्म से जोड़ने की उनकी टिप्पणी पर विवाद गहराता जा रहा है। उड़ीसा के पुरी जिले की नाबालिग लड़की, जिसे अज्ञात हमलावरों ने जला दिया था, आखिरकार दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ गई है।
उसका शरीर 70% से ज़्यादा जल गया था। पिता ने किसी पर आरोप ना लगाते हुए कहा है कि हर धर्म के लोगों ने उनकी बेटी के लिए दुआ की, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब तक किसी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दर्दनाक हादसे में बोलेरो नहर में गिर गई, जिसमें 11 लोग की मौत हो गई। सभी लोग जल चढ़ाने मंदिर जा रहे थे। बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को शीशा तोड़कर बचा लिया गया। गाड़ी के गिरते ही दरवाजे लॉक हो गए और लोग तड़पते रह गए। हादसा इटियाथोक थाना क्षेत्र में हुआ और मृतकों में महिलाएं, पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीण बचाव की कोशिश करते दिख रहे हैं। हादसे ने पूरे जिले को शौक में डुबो दिया है। जयपुर में एक 24 वर्षीय युवक आदित्य शर्मा ने बिटकॉइन फ्रॉड से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई और 9वीं मंजिल से कूद गया। मोबाइल में मिला सुसाइड नोट बताता है कि उसे ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है। उसने लिखा कि प्रॉफिट के लालच में गलती हो गई और अब माफ़ी चाहता हूँ। पुलिस जांच कर रही है और बैंक खातों में ज़ीरो बैलेंस मिला है। यह घटना एक बार फिर ऑनलाइन निवेश फ्रॉड की गंभीरता को सामने लाती है और युवाओं में बढ़ती मानसिक परेशानी का संकेत देती है। कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा मिलने पर उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने भाजपा और जद नेताओं को चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता एक घरेलू सहायिका थी, जिसके साथ रेवन्ना ने 2021 में 2 बार दुष्कर्म किया और वीडियो रिकॉर्ड किया। शिवकुमार ने कहा है कि जद और भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नीति महाराष्ट्र सरकार पर राज्य से मराठी भाषा खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। हाल ही में सरकार ने कुछ हिंदी प्रोत्साहन वाले सरकारी आदेश जारी किए हैं, जिनका व्यापक विरोध किया है। इस विरोध के चलते GR वापस ले लिए गए हैं। इसके बाद ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ने एक साझा रैली में सरकार पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे का कहना है कि मराठी भाषा महाराष्ट्र की आत्मा है और कोई भी सरकार इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यह बयान राज्य में भाषाई अस्मिता की बहस को और तेज कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को अब तक 3,300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत किसानों को 80% तक सब्सिडी भी दी जा चुकी है। साथ ही बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण भी किसानों को मिल रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, फसल बीमा योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली NCR में भी शनिवार रात जमकर बारिश हुई, जिससे तापमान तो गिरा, लेकिन लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। कई सड़कों और अंडरपास में जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में भी भारी बारिश का अनुमान है। मानसून की यह जोरदार वापसी लोगों को राहत और मुश्किल दोनों दे रही है। दिल्ली में भी अगले कुछ दिन तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने सभी टीमों को शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों से शहर के लिए गर्व का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। साथ में मौजूद थी BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी और DDCA प्रमुख रोहन जेटली। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर कॉलोनी में चैंपियन है और हर बच्चा बल्ला लेकर सपना देखता है। इस टूर्नामेंट को दिल्ली के युवाओं की प्रतिभा निखारने का एक बड़ा मंच माना जा रहा है। रविंद्र जडेजा अब इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 33 पारियों में 1158 रन बनाकर सुनील गावस्कर और स्टीव वो को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम 1575 रन हैं। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में जडेजा ने 77 गेंदों में 53 रन की अहम पारी खेली, जिससे भारत ने 396 रन बनाए। उनकी निरंतरता और ऑलराउंड प्रदर्शन ने भारतीय टीम को मजबूती दी है और एक बार फिर साबित किया है कि वह टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में द केरल स्टोरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ छायांकन जैसे 2 बड़े अवार्ड मिले। जहां फिल्म की टीम इस उपलब्धि पर जश्न मना रही है, वहीं राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फिल्म को सांप्रदायिक और झूठ पर आधारित बताते हुए अवार्ड देने जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह भारतीय सिनेमा की एकता और भाईचारे की परंपरा का अपमान है। इस विवाद ने एक बार फिर दिखा दिया है कि सिनेमा और राजनीति का रिश्ता कितना गहरा और जटिल होता जा रहा है।
71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गांधी तथा जेटी फिल्म के लिए निर्देशक सुकुमार की बेटी सुकृति रेनी को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मिला। 14 वर्षीय सुकृति ने अपने पहले ही अभिनय प्रयास में गहरी छाप छोड़ी। यह फिल्म पद्मावती मल्लादी द्वारा निर्देशित थी, जिसमें सुकृति ने गहराई और परिपक्वता के साथ अभिनय किया। यह पुरस्कार न सिर्फ एक नए कलाकार की पहचान है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि आने वाला दौर युवा प्रतिभाओं का है। सुकृति की इस उपलब्धि ने साउथ इंडस्ट्री को गर्व का एक और पल दे दिया है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।